नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास जो बम विस्फोट हुआ वो सिर्फ एक आतंकवादी घटना, एक आतंकवादी हमला नहीं है। इसको वो आप अलग थलग करके देख नहीं सकते, इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये सीरीज़ है लगातार जो चल रहा है। और जब मैं लगातार कह रहा हूँ तो मैं लगातार केवल 1990 में जो प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में उसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इस्लाम का 800 साल पुराना प्रोजेक्ट है गजवाए हिंद का, जो वो पूरा नहीं कर पाए, जिसकी उनको निराशा है, हताशा है। किसी भी हालत में इसको पूरा करना चाहते हैं। ये सारी गतिविधियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। ये क्या महज इत्तेफाक है कि जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं सब के सब जम्मू कश्मीर से पढ़े हुए हैं। जो लोग कहते थे कि जो है पढ़े लिखे अगर शिक्षा मिल जाए मुसलमानों को तो उनकी हालत में सुधार हो जाएगा, उनका स्वभाव भी बदल जाएगा। ये सारे आतंकवादी हमलों की प्लानिंग जो है ये पढ़े लिखे लोग कर रहे थे। ये सरकारी पैसे पर पढ़े हुए हैं, सरकारी पैसे पर डॉक्टर बने, हमारे आपके टैक्स के पैसे से। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वो आखिर कैसे चल रही है और कब से चल रही है? 2006 से, जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तब ये बनी थी। और इसको यूजीसी की मान्यता मिली है 2015 में, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और ये आतंकवाद का इतना बड़ा अड्डा बन गया है ये किसी को पता नहीं था। ये जो फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी हुई है ये महज इत्तेफाक है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस अधिकारी जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे जैश ए मोहम्मद के पक्ष में, उन पोस्टर लगाने वालों का सीसीटीवी फुटेज निकालकर उनकी पहचान करके उनसे पूछताछ न करते तो यहाँ तक न पहुँचते। उनसे पूछताछ में उन्होंने कहा कि हमको पैसे मिले थे पोस्टर लगाने के, लगा दिए। किसने कहा था? मौलवी साहब ने कहा था। फिर पुलिस ने मौलवी को उठाया, तब ये सारा राज खुला। उसके बाद फिर गिरफ्तारी और ये बरामदगी और छापेमारी शुरू हुई। उसमें भी पैनिक में आकर एक डॉक्टर ने आखिर विस्फोट कर ही दिया जिसमें इतने लोग मारे गए। ये दरअसल केवल एक घटना, फिर कह रहा हूँ, आइसोलेटेड घटना नहीं है। ये घटनाओं का सीरीज़ है, उन घटनाओं की श्रृंखला है और ये श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। हमको ये गलतफहमी है कि हम इसको रोक सकते हैं। हमको ये गलतफहमी है कि कश्मीर में अगर समृद्धि आएगी, कश्मीर में खुशहाली आएगी, सुरक्षा चाक चौबंद हो जाएगी तो कश्मीर के लोग भारत के साथ हो जाएंगे। ये सब करके देख लिया। 370 हटने के बाद से जो खुशहाली आई है, जो दावा करती है सरकार की पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ गई है, दरअसल हम आतंकवाद के बगीचे को सींच रहे हैं। ये पर्यटन का पैसा, ये विकास का पैसा आतंकवाद को सींचने के लिए जा रहा है, उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए जा रहा है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमको लड़ना किससे है, हमारी लड़ाई किससे है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक लड़ाई का कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये जो घटना हुई है ये दरअसल पाकिस्तान ने चुनौती दी है भारत को। भारत ने और प्रधानमंत्री ने कहा था पहलगाम की घटना के बाद कि अगली कोई घटना अगर होगी आतंकवाद की तो उसको हम युद्ध की घोषणा मानेंगे। पाकिस्तान चुनौती दे रहा है, कह रहा है लोग कर दिया, एक और आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया, अब बताओ क्या करोगे। ऑपरेशन सिंदूर किया हमने पहलगाम के बाद और चुप होकर बैठ गए कि अब पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, अब ऐसा नहीं करेगा। और आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर को खत्म 10 मई को रोका था हमने, 10 नवंबर को ये आतंकवादी हमला हो गया। और अगर इसका पता न चला होता तो पूरे देश में शहर शहर में ये बम विस्फोट हो रहे होते। कितने लोग मारे जाते उनकी गिनती करना मुश्किल होता। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। उसको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भारत क्या कर सकता है और भारत क्या करेगा, ये भी मालूम है।
उसका हौसला बढ़ा हुआ है अमेरिका के साथ आने से, डोनाल्ड ट्रंप के आसिम मुनीर की पीठ पर हाथ रखने से। उसको लग रहा है कि यही मौका है, अमेरिका हमारे साथ है, जब हम भारत पर हमला कर सकते हैं और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिसके साथ अमेरिका खड़ा है उसका उस दुनिया में दूसरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आप गलतफहमी कहिए, खुशफहमी कहिए, उनका आत्मविश्वास कहिए, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लग रहा है कि यही मौका है भारत पर हमला करने का। तो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की जो घटना हुई, आप देखिए पहलगाम की घटना अकेली नहीं थी, लंबी श्रृंखला बनाकर रखी थी उन्होंने बम विस्फोट कराने की, आतंकवादी हमले करने की। केवल इतना हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर से वो थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गया, पॉज आ गया उसमें। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया, वैसे उन्होंने अपनी योजना को पॉज किया, लेकिन उनकी तैयारी लगातार चलती रही। अब आप देखिए, एक डॉक्टर बनाना, उसको पहले रेडिकलाइज करना, फिर डॉक्टर बनाना, डॉक्टर बनाने के बाद उसको फिर आगे की और पढ़ाई कराना, स्पेशलाइजेशन कराना और आतंकवाद के लिए तैयार करना, आत्मघाती दस्ता बनाना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, सालों का प्रोजेक्ट है जिस पर पाकिस्तान लगातार काम कर रहा है और करता रहेगा। सवाल यह है कि इसका हल क्या है। तो हल क्या है उसको जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। ये जो पाकिस्तान है, इसकी जान किस तोते में बसती है? इसकी जान बसती है पंजाबी मुसलमानों में। जो पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान हैं उनमें पाकिस्तान पर कब्जा उनका है, सेना पर कब्जा उनका है, आईएसआई पर कब्जा उनका है, ज़मीन पर कब्जा उनका है, ताकत उनके हाथ में है। उनके यहाँ जो तथाकथित चुनी हुई सरकार है वो उनकी नौकरानी है। ये है पाकिस्तान की स्थिति। तो पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो आतंकवादी ठिकानों को, उनके हेडक्वार्टर को उड़ा देने से कुछ नहीं होगा। उनके यहाँ तो मरने के लिए चूहे बिल्ली की तरह पैदा होते रहते हैं और उनको कोई अफसोस नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है कि 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग मर जाएं। वो समझते हैं कि ये हम मजहब का काम कर रहे हैं, कि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो जब तक इस पंजाबी मुसलमान पर हमला नहीं होगा, यानी पाकिस्तान की सेना पर सीधे हमला नहीं होगा, एक बात। और ये जो पंजाबी मुसलमान है पाकिस्तान का, ये किसी बात से अगर डरता है तो वो है ज़मीन खोने से। तो जब तक पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक जो है ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। उनका गजवाए हिंद का जो प्रोजेक्ट है अब तो मतलब खुले में है। आसिम मुनीर ने पहलगाम से पहले जो भाषण दिया था उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। वो याद रखना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, हम कभी साथ हो नहीं सकते, साथ रह नहीं सकते, हमारी संस्कृति एक नहीं है, हमारी वेशभूषा एक नहीं है, हमारा खान पान एक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारत के लोग इसको कब समझेंगे? वो केरल में सड़क पर खड़े होकर बछड़ा काटते हैं, बीफ पार्टी मनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नया प्रोजेक्ट यह है कि केरल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमानों के घर घर जाएंगे उनका समर्थन मांगने के लिए। यानी बकरा खुद चलकर कसाई के घर जाएगा कि अपने खूंटे से बांध लो। इससे स्थिति नहीं बदलने वाली है जब तक इस पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान की अकड़ नहीं निकाली जाएगी, इसके अहंकार को जब तक उसका दमन नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान को कोई समझ नहीं आएगी। पाकिस्तान का हौसला इस समय बढ़ा हुआ है कि अमेरिका हमारे साथ है। भारत को मालूम है, दुनिया को मालूम है कि भारत कोई कार्रवाई करेगा तो अमेरिका उसके हाथ नहीं रोक सकता, उसके हाथ नहीं बांध सकता। अब ये अमेरिका की ताकत नहीं है, पहले भी नहीं थी। जब ताकत थी तब भी नहीं कर पाया था, अब और नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है, जो रणनीति उनकी है वही रणनीति अपनानी पड़ेगी। जो आतंकवाद की जो सप्लाई चेन है उसको बनाए रखो, उसमें व्यवधान मत आने दो। एक मॉड्यूल एक्सपोज होता है
पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। नए कई मॉड्यूल तैयार रहने चाहिए और उनके लिए तैयार हैं। और उनके लिए सबसे बड़ा जो उनकी नर्सरी है आतंकवाद की, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो भारत में है। भारत में आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं और भारत सरकार के पैसे से तैयार किए जा रहे हैं। ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे से पढ़ सके हैं। इनको नौकरी मिली है, इनको तनख्वाह मिल रही है। और ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आतंक का बिल्कुल धर्म होता है, मजहब से ही आतंक का संबंध है। क्योंकि इस्लाम कहता है कि दुनिया में दो ही तरह की व्यवस्था हो सकती है, एक दारुल इस्लाम और दूसरा दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम जहाँ इस्लाम का शरिया का राज चलता है, दारुल हर्ब जहाँ काफिर रहते हैं। तो हर दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, ये इस्लाम का लक्ष्य है। तो मुसलमानों के मजहब का लक्ष्य है। वो तो अपने मजहब के मुताबिक काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं। हमारे राजनेताओं में से केवल एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खतरे को ठीक से चिन्हित किया है। जानते सब हैं कि असली लड़ाई, असली दुश्मन, असली खतरा पॉलिटिकल इस्लाम से है, उससे लड़ना पड़ेगा। ये धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है, इससे देश नहीं बच सकता और कम से कम हिंदू तो बिल्कुल नहीं बच सकता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हिंदुओं का सफाया, हिंदुओं का खात्मा। तो अगर हिंदुओं को खत्म करना है, सनातन धर्म को खत्म करना है, तो धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलते रहिए, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते रहिए। कई बार दुष्यंत कुमार का ये शेर जो है वो आपको सुना चुका हूँ, आज एक बार फिर सुना रहा हूँ। मुसलमान जिस तरह से कहते हैं कि भाईचारे की बात होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर रहें, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। तो हमारी पसलियां हैं और उनके चाकू हैं। अब आप बताइए इसमें मेल कैसे होगा? और जो सोचता है कि मेल हो सकता है, उससे ज़्यादा नासमझ दुनिया में और कौन हो सकता है? तो पाकिस्तान ने ये जो भारत को चुनौती दी है, इसका जवाब देने का समय है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जिस तरह से वो आतंकवाद की सप्लाई चेन को रुकने नहीं देते, वैसे ही हमें उसका जवाब देने का जो सिलसिला है उसको रोकना नहीं है। केवल एक ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा कि एक ऑपरेशन किया और आराम से बैठ गए कि अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन उनका काम चल रहा है, उनका काम जारी है। उनके जो हेडक्वार्टर जो है, आतंकवादियों के, जिहादियों के हेडक्वार्टर जो ध्वस्त किए, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। सरकार के पैसे से हो रहा है, सरकार करा रही है और सरकार को पैसा मिल रहा है वर्ल्ड बैंक, IMF से, अमेरिका की मदद से। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भारत के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ अधर्मी है, दूसरी तरफ धर्म को मानने वाले। चुनाव बड़ा स्पष्ट है। जो अधर्म के साथ होते हैं वो किसी पक्ष में खड़े होने का अधिकार नहीं रखते। महाभारत में भीम ने जब दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया नियम तोड़कर, तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो है वो उतरे कि मैं युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप वो अधिकार खो चुके हैं। जब युद्ध शुरू हुआ तो आपने कहा मैं न्यूट्रल रहूंगा, किसी की तरफ नहीं रहूंगा। धर्म युद्ध में जो न्यूट्रल होता है, किसी की तरफ नहीं होता है, वो दरअसल अधर्म के साथ होता है। खेमे खिंच चुके हैं, बहुत स्पष्ट है। आप तय कर लीजिए कि आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं। और ये लड़ाई जो है, इसको टाला नहीं जा सकता। ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जितना देर करेंगे उतना नुकसान होगा। तो एक ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का सतत सिलसिला चलाए रखने की ज़रूरत है। ये सही है कि अमेरिका, चीन, तुर्की और कई देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत युद्ध में उलझ जाए, अपने आर्थिक विकास को भूल जाए। हमें उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना है कि अगर देश ही नहीं बचेगा, लोग ही नहीं बचेंगे,
तो फिर वो आर्थिक प्रगति उन्नति किस काम की। तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए जिसकी उसे कल्पना भी ना हो, जिसका दर्द उसको हमेशा सालता रहे। वो दर्द तभी महसूस होगा जब पाकिस्तान की सेना पर हमला होगा, उस पर प्रहार होगा, जब पाकिस्तान से हम उसकी ज़मीन छीनेंगे, ज़मीन पर कब्जा करेंगे। हमारे पास तो ऐसा मुद्दा और अवसर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कुछ नहीं बोल सकता। POJ जो हमारा ही है, जिस पर पाकिस्तान ने बेईमानी से कब्जा कर रखा है, उसको लेने से हमें कौन रोक सकता है। पाकिस्तान इस समय अंदर से टूट रहा है। यही समय है वार करने का, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए। एक ऑपरेशन से काम नहीं चलने वाला है, ऑपरेशन की झड़ी लगानी पड़ेगी। तभी पाकिस्तान समझेगा जब उसके हुक्मरान, उसके सेनाध्यक्ष, उसका फील्ड मार्शल ये सब डर के मारे रात को सो नहीं पाएंगे कि पता नहीं कब भारत का हमला हो जाए। जब तक ये डर पैदा नहीं होगा और इस डर को हम जब तक साकार नहीं करते रहेंगे, तब तक हम आतंकवाद के खिलाफ ये बेकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। ये डॉक्टर पकड़े जाएंगे, कल इंजीनियर पकड़े जाएंगे, कल दूसरे प्रोफेशनल्स पकड़े जाएंगे, और हम ये सिलसिला चलाते रहेंगे, हमारे लोग मरते रहेंगे। तो आत्मरक्षा नहीं, डिफेंस नहीं, ऑफेंसिव डिफेंस चाहिए, आक्रामक रक्षा चाहिए कि हम इसलिए सुरक्षित रहेंगे कि हम आक्रामक हैं। हम पर इसलिए हमला नहीं होगा कि हम पहले हमला करेंगे। जब तक ये सोच नहीं बदलती, जब तक ये रणनीति नहीं अपनाई जाती, तब तक हम 35 साल से ज़्यादा हो गया इस प्रॉक्सी वॉर से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।